Hello everyone, welcome to The Catalyst and today we will discuss about 3rd January current affairs. So let's begin with this session. और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IPOs. यहाँ पर IPO के रेगुलेशन की बात कही जा रही है और SEBI Security Exchange Board of India now going to regulate some points here. What do the new SEBI norms state on preferential allotment एंड प्राइस बैंड हु बेनिफिट फ्रॉम द चेंज? इससे किसे फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली जो नया न्यू इन्वेस्टर्स है उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा इससे, राइट? और आईपीओज आपको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कोई भी कंपनी यदि उसे फंड को कलेक्ट करना है मार्केट से तो वो सबसे पहली बार जब किसी भी प्रकार का जो एक बॉन्ड निकालती है, यूँ कह लीजिए शेयर निकालती है, तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑन ट्यूसडे कम आउट विद फ्रेश रूल्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. द न्यू रूल विल ओवरसी हाउ कंपनीज प्राइस देयर शेयर, कि वो कैसे प्राइस लगाती हैं, किस प्रकार, हाउ दे यूज द मनी दे रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर. जब उनके पास पैसा आता है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, राइट, वो किस प्रकार से पैसे को निवेश कर सकते, कितना प्रतिशत नए किसी भी प्रकार के जो सेटअप है उसमें उसी सेम आईपीओ का कितना प्रतिशत पैसा डाल सकते हैं. सो दिस इज होल विल सी हियर. हाउ मच ऑफ द स्टेक प्रमोटर ऑफ द कंपनीज कैन सेल, कितने स्टेक को सेल कर सकता है ड्यूरिंग एन आईपीओ, एंड हाउ सून एंकर इन्वेस्टर कैन सेल, कितनी जल्दी जिसने अभी हाल ही में इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो अपने स्टेक को सेल कर सकता है. दे पिक्ड अप बिफोर आईपीओ, राइट. तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम लोग कवर करेंगे. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1, 2, 3, राइट, एंड ये 4. दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ. तो देखिए, सेबी आया है, कम आउट विद सम फ्रेश रूल फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. द न्यू रूल विल ओवरसी हाउ कंपनीज प्राइस देयर शेयर्स, है ना, किस प्रकार से वो प्राइस करते हैं, हाउ दे यूज मनी दैट दे रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर, वही सेम पॉइंट आ रहे हैं अभी. हाउ मच देयर स्टेक प्रमोटर्स ऑफ कंपनी कैन सेल ड्यूरिंग आईपीओ, आईपीओ जब आता है तो वो कितने प्रतिशत सेल कर सकते हैं कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं स्टेक्स को. हाउ सून, जिस इन्वेस्टर ने अभी इन्वेस्टमेंट किया है ना, जैसे एक लॉट होता है, मान लीजिए 14,000 का है, 14,000 का लॉट है और किसी को ऐसे जो है 1,40,000 के 10 लॉट खरीदने तो वो 10 भी परचेज कर सकता है. पूरी तरह से आपको पता होगा जब भी कभी आईपीओ निकलते हैं, आईपीओज जो हैं इन दिस मंथ देयर विल बी टोटल 7 आईपीओज, और मार्च तक जो है लगभग जो है 23 आईपीओज आने वाले हैं, राइट. आईपीओज से क्या होता है कि जो नए स्टार्टअप है या कुछ कंपनीज हैं अपने फंड को मार्केट से प्राप्त करती हैं और वो अपने आप में एक तरह का सीड फंड के तौर पे काम करता है. कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली होती कंपनी और उसे पेमेंट की जरूरत होती है तो वो आईपीओ जो है उसको लॉन्च करती है ना. समय समय पर बहुत बड़े बड़े आईपीओज आए थे. एक बार मैंने आपको बताया था सऊदी अरामको बहुत बड़ा आईपीओ लाने वाला था, है ना. एप्पल ने बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आया था, राइट. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू, और आपको पेटीएम का याद आ रहा होगा, पेटीएम पर तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा. पेटीएम जो है वो बहुत बड़ा आईपीओ लेकर आया, लेकिन है ना 2,000 रुपये का जो है वो आईपीओ था लगभग, और यहाँ पर 2,000 नहीं, वैसे कई हज़ार करोड़ में था वो, है ना. 44,000 करोड़ था समथिंग, आई एम नॉट एग्जैक्टली कैन रिकॉल दैट अमाउंट. बट पेटीएम एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट का आईपीओ लेकर आया था और उसे नुकसान ही रहा लगा था. तो यहाँ पर जब भारत में अब तक तो आईपीओज इतने आया नहीं करते थे, है ना, कंपनीज जो है इतनी नहीं हुआ करती थी. आज की तारीख में स्टार्टअप कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, एजुटेक कंपनीज हैं, वो बहुत ही क्विकली आईपीओज निकाल रही हैं और कंपनीज के नंबर्स भी बढ़ चुके हैं. सो अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल्स, नए सेबी रूल्स के तहत क्या है, द प्राइस बैंड ऑफ आईपीओ शुड बी सेट इन सच अ वे that ceiling price
इज एटलीस्ट 105% ऑफ फ्लोर प्राइस। तो जो फ्लोर प्राइस है, मान लीजिए फ्लोर प्राइस होता है मिनिमम प्राइस, और सीलिंग प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में गैप कितना हो, यदि ये 100 है तो ये इसका 105% हो कम से कम, और इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सीलिंग प्राइस होता है मैक्सिमम प्राइस और फ्लोर प्राइस होता है मिनिमम प्राइस। सेकेंडली, कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू यूज मोर देन 35% ऑफ मनी दैट दे कलेक्ट थ्रू आईपीओ। जो आईपीओ से पैसा मिल रहा है, मान लीजिए किसी कंपनी ने टोटल आईपीओ निकाला, टोटल जो सब जितने भी लोग हैं उन्होंने परचेज कर लिया 14,000 का, तो 4,000 करोड़ मान लीजिए इतने का कोई आईपीओ था, तो इसका 35% ही वो, है ना, क्या कर सकते हैं, टू फंड परचेज ऑफ अदर बिजनेसेस, दूसरे बिजनेसेस को परचेज करने के लिए नहीं। आईपीओ जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया, और आपको पता होगा आईपीओ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने आप में उस मार्केट में यूनिक होती हैं, जिनका जो है पूरी तरह से मोनोपोली होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आईपीओ निकाल रही है और उसका उस पर्टिकुलर सेक्टर में मोनोपोली है, डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक आईपीओ, एक शेयर आईपीओ जो है उस पर लगभग 120 लोगों ने, मतलब एक पर 120 लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, है ना। मतलब आप समझ गए कि शेयर तो एक है लेकिन रेशियो कितना है, उसके ऊपर 120 लोगों ने जो है अपना बिडिंग किया है। इज इट क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कितना डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे ही आईपीओ लॉन्च होगा उसके तुरंत बाद आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार से जब ट्रेडिंग मार्केट होगा तो कितना तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये बोल दिया कि जो सीलिंग प्राइस है वो एटलीस्ट 105%, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस जब सेल वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड, यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई कितना वो सेल आउट कर सकते हैं, राइट, अनलेस दे ऑफर सफिशिएंट डिटेल, है ना। जब तक वो सफिशिएंट डिटेल ना दे, तो डिटेल देनी होगी उनको। थर्डली, प्रमोटर्स विद स्टेक ऑफ ओवर 20% इन कंपनीज कैनॉट सेल मोर देन हाफ ऑफ देयर स्टेक इन आईपीओ। फिर क्या है, जो प्रोमोटर्स हैं स्टेक के, वो 20% से ज़्यादा, 1 सेकेंड, जो प्रोमोटर्स हैं वो 20% से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते देन हाफ ऑफ देयर स्टेक इन आईपीओ। तो आईपीओ में एक और पॉइंट ये आ रहा है कि जो प्रमोटर हैं वो 20% से ज़्यादा कंपनी, यहाँ पर 1 सेकेंड मैं आपको एक बार रिपीट ही कर देता हूँ फिर से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि जो प्रमोटर्स हैं विद द स्टेक ऑफ ओवर 20% इन द कंपनी, जिनका देखिए वे सभी प्रमोटर्स जिनका स्टेक कंपनी में 20% है, राइट, कंपनी में 20% या इससे ज़्यादा है, उस केस में वो आधे से ज़्यादा स्टेक आईपीओ के सेल नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कंपनी ने जो आईपीओ निकाला है वो 100 रुपये का है और दो ऐसे इन्वेस्टर थे जिनका 25-25, है ना, 25-25 शेयर किसी दो व्यक्ति का है, तो वो एक साथ 12.5 को नहीं सेल कर सकते। मतलब ये दोनों 12.5 को सेल नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि सेल ही कर देंगे तो आईपीओ का, तो यहाँ पर देखिए तीसरा रेगुलेशन निकाला गया, क्योंकि जो एक्चुअल में जो मूल इंटेंट है आईपीओ का, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा आगे, उस प्रोडक्ट की के लिए सीड फंड के तौर पे काम करता है आईपीओ। एंड लास्टली, एंकर इन्वेस्टर्स विल नॉट बी एबल टू सेल मोर देन हाफ देयर शेयर बिफोर 90 डेज। जो एंकर इन्वेस्टर, जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं, है ना, वो अपने शेयर का आधे शेयर्स जो हैं वो 90 दिनों के अंदर अंदर नहीं बेचेंगे। कई बार क्या होता है, देखिए मान लीजिए ट्रेडिंग होना, आईपीओ लग गया, आईपीओ के बाद यदि शुरुआत में देखा कि आईपीओ गिरता जा रहा है
तो लोग क्या करेंगे, उसको सेल आउट कर देंगे। तो आईपीओ पूरा का पूरा सेल आउट ही हो जाएगा यदि इस प्रकार की 50% की टर्म्स कंडीशन नहीं रखेंगे। और फिर कंपनी जो एक्चुअल में जो उसका प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो आईपीओ जो है, यदि बहुत ज़्यादा आईपीओ में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी तो लगातार क्या है, आईपीओ धराशायी होते रहेंगे। और इसीलिए आईपीओ को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने ये कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि वो एटलीस्ट इतने समय तक तो रखें, है ना। तो 90 दिनों तक उनको रखना होगा एज अगेंस्ट करंट टाइम, जो आज की तारीख में 30% था एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, वो अब जो है 90 दिन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट और डिटेल में पढ़ना है। तो 105% क्या है, रियल प्राइस बैंड, एंड दिस विल नाउ अलाउ इन्वेस्टर टू हैव मल्टीपल प्राइस पॉइंट। और इसलिए क्या होगा, जब 105% या उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर उनको मल्टीपल पॉइंट्स, प्राइस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं मैंने आपसे बात की कि अप्रैल 1 2020 से क्या हो जाएगा, 2022 से एंकर इन्वेस्टर 50% ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स इन आईपीओ विल बी लॉक इन, और ये 90 दिनों तक इनको रखना ही होगा, है ना। एंड रिमेनिंग 50% टू बी लॉक, जो पहले 30 दिन हुआ करता था, राइट। और तीसरा हमने बात कर ही ली है कि यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग मोर देन 2 लाख इन आईपीओ, तो ये कौन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 1/3 ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पोर्शन इज टू बी रिजर्व फॉर एप्लीकेंट्स इन्वेस्टिंग मोर देन 2 लाख एंड अप टू 10 लाख। तो कुछ विशेष इन्वेस्टर के लिए भी इन्होंने प्रोविजन किया है कि वो बड़े स्केल पर अमाउंट को निवेश करें, है ना, ताकि सफिशिएंट अलोकेशन हो सके। बहुत ज़्यादा अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए स्मॉल इन्वेस्टर्स ने यदि आईपीओ परचेस किया है और यदि किसी भी प्रकार की एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, उस समय पर आईपीओ के प्राइस गिर जाएंगे। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटाइल जो नेचर है, उसको कम करने का ये प्रयास किया जा रहा है। अदर टर्म हम लोग बात करें कुछ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, तो देखिए ऑफर फॉर सेल, ये क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इश्यूड डायरेक्टली टू द पब्लिक। Under this method, securities are not issued directly to the public but are offered to sale through intermediaries like issuing houses और stock brokers। तो इन्हें डायरेक्टली ना सेल करके उन्हें हाउस वगैरह, स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में उन्हें जो है इंटरमीडियरीज के तौर पे यहाँ पर सेल किया जाता है ना, इस फॉर्मेट में। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट is a capital raising tool wherein a listed company can issue equity share। जो listed company है वो equity share को निकाल सकती है ना, रेज कर सकती है। fully and partly convertible debentures को भी लॉन्च कर सकते हैं। any security other than warrants that is convertible to equity share। तो ये इक्विटी के रूप में जो निकलते हैं शेयर्स, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते हैं। आईपीओ के बारे में यदि हम बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है ना, आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज है जो भी कंपनी की, उसको क्या करना, सेल करना। इट इज जनरली यूज जब कब किया जाता है, जब कोई नई कंपनी है या मीडियम साइज की कोई कंपनी है, फर्म, वो देखना चाह रही है वो फंड की मदद से अपने बिजनेस को, उनके पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और उस बिजनेस को वो बहुत अच्छे से रन करना चाह रहे हैं और उसके लिए मनी की आवश्यकता है, तो उनकी जो ट्रस्ट वैल्यू है उसके बिहाफ पे जो इन्वेस्टर है वो निवेश करेंगे। तो यही क्या है, आईपीओ। इट इज़ व्हेन अनलिस्टेड कंपनी, यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर ए फ्रेश इश्यू, अनलिस्टेड कंपनियां तो फ्रेश इश्यू करवाती है सिक्योरिटी से, और ऑफर द सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, और बोथ। तो कई बार क्या है, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है तो फ्रेश इश्यू वो आईपीओ है, और एन ऑफर टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग, और या फिर अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल करती है। तो इस प्रकार से आईपीओज जो हैं आपको पता होना चाहिए व्हाट आर आईपीओज। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एनआरसी एंड एनपीआर। तो एनआरसी एनपीआर में क्या डिफरेंस है, एनआरसी पर्टिकुलरली असम में अप्लाइड है और एनपीआर
अदर देन असम हमारे देश में एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और यहाँ पर एनआरसी क्या होता है, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सरसाइज को अभी जो है बिगिन किया था। एक्सरसाइज वाज शेड्यूल्ड टू बिगिन इन अप्रैल 2020 और आपको पता ही है कि मार्च 2020 से बहुत लार्ज स्केल पर पैंडेमिक स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से अब तक नहीं हुआ कोई भी सेंसस जनगणना का कोई प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो। नाउ दे हैव एक्सटेंडेड दिस शेड्यूल टू सितंबर 2022, तो वहां से स्टार्ट होने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए क्या है, यहाँ पर ये डेफर्ड कर दिया गया। डेफर्ड का मतलब टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, है ना। डेफर का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, DEFER, प्रोक्रेस्टिनेट। या फिर डेटर का मतलब क्या होता है, वो तो टू स्टॉप है, किसी चीज को रोकना। सो फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस का मतलब जनगणना एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हैव बीन पोस्टपोन एटलीस्ट टिल सितंबर। ऐसा ये पोस्टपोन किया गया। और ये सब क्यों हो रहा है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस and the collection of details of update of national population register has been postponed at least till सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया। अब क्या है ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक प्रकार का डेटाबेस है जो क्या करता है, लिस्ट रखता है जो हमारे यूजुअल रेजिडेंट हैं ऑफ कंट्री। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हैव कॉम्प्रहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस, यहाँ पर पहचाना जा सके लोगों को, उसका आइडेंटिटी डेटाबेस है ये। पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, जो भारत में रह रहे हैं, और 1955 का 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत। अ यूजुअल रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ NRP इज अ पर्सन हु हैज रेजाइड इन ए प्लेस। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने और मोर, उससे ज़्यादा रहा है, एंड इंटेंड टू रेजाइड देयर अनदर 6 month मोर। तो ये क्या है, NPR में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंट NRP के लिए 6 महीने तो किसी एक रीजन में रहा हो और अभी 6 महीने और रहने वाला हो। NRP का पहला कलेक्टेड जो है वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, पहली बार 2010 की जनगणना, मतलब जो प्रीवियस जनगणना है उसमें। और आपको याद आ रहा होगा 2015 में इसे अपडेट करके, है ना, कास्ट सेंसस वगैरह वो भी तैयार किया गया था। इट इज जनरेटेड थ्रू हाउस टू हाउस एम्यूनरेशन, है ना। यहाँ पर हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का मतलब क्या है, उनकी संख्या, एन्यूमरेशन है नॉट, है ना, मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया था। एन्यूमरेशन मतलब कैलकुलेट करना। ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ द सेंसस विच हेल्ड वंस इन 10 ईयर, तो इस 10 साल में एक बार होती है। अब बात आती है व्हाट इज NRC, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप। तो NRC एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन। NRC में जो लीगल इंडियन सिटीजन, जैसे आसाम की बात करें, जो भारतीय हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इंडिविजुअल्स हु क्वालिफाई एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो NRC में वो लोग आते हैं, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप में वो लोग आते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट को जो है उसका जो रूल्स हैं कि यहाँ की नागरिकता जिनके पास है वो NRC में आता है। जबकि NPR में हमने क्या बात की, NPR में कोई भी व्यक्ति किसी एक जगह पर 6 month से रह रहा है और आने वाले 6 month और रहेगा, तो वो क्या है, NPR। और ये अपने आप में क्या है, रेजिडेंट का एक यूजुअल रेजिडेंट का डेटाबेस है NPR। द रजिस्टर वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, पहली बार 1951 में प्रिपेयर किया गया, राइट। NRC 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया, सिंस देन इट हैज नॉट बीन अपडेटेड अंटिल रिसेंटली, अब तक नहीं किया गया अपडेट इसको। सो फार सच डेटाबेस ओनली बीन मेंटेन फॉर स्टेट ऑफ असम, केवल और केवल असम के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। और असम में भी जब ये प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी जब ये पूरा कैलकुलेट हो रहा था, तो असम की जो पॉपुलेशन है 3.3 करोड़, तो यहाँ पर इनमें से 19 lakhs जो हैं वर लेफ्ट आउट ऑफ कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ आसाम नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप जो है उसके तहत 19 लाख लोग जो हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये कौन है, जो इलीगल माइग्रेंट किया होगा बांग्लादेश से, पब्लिश और भी बहुत से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया हाँ मेजरली वहीं से ही है मूवमेंट। पब्लिश्ड ऑन अगस्त 31 2019। तो यहाँ पर ये पब्लिश हुआ था जिसमें 19 लोग आउटकास्ट माने गए थे। सुप्रीम कोर्ट हैड मॉनिटर्ड द एक्सरसाइज अपडेटिंग एनआरसी, और सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया है ना द एनआरसी ऑफ 1951 को भी सुप्रीम कोर्ट ने ही मॉनिटर किया। अब बात आती है नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड और सेंसस में क्या अंतर है। तो देखिए सेंसस क्या है, इन्वॉल्व अ डिटेल्ड क्वेश्चनेयर, वहाँ पर बहुत से क्वेश्चनेयर्स भी होते हैं। देयर वर 29 आइटम्स, 29 अलग अलग आइटम्स होते टू बी फिल्ड अप टू 2011 सेंसस। इस बार तो और भी चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि नए नए जो पॉइंट्स हैं साल दर साल वो क्वेश्चनेयर हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड NPR collects basic demographic data and biometric particulars। नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड जो एक तरह से आधार कार्ड जैसे बायोमेट्रिक वगैरह की डिमांड होती है, राइट, जबकि यहाँ पर क्वेश्चनेयर होते हैं और जो जिन जिन डोर टू डोर यहाँ पर सर्वे होता है ना, सेंसस जनगणना का, अपने आप में बहुत लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज होती है। टीचर्स वगैरह सभी लोग बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं। द सेंसस इज लीगली बैक्ड बाय सेंसस एक्ट 1948, इसके तहत ये बैक्ड है। NPR इज मैकेनिज्म कंटिन्यूड इन सेट ऑफ रूल फ्रेम अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आपको ये बात तो ऑलरेडी पता चल गई कि नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये भी क्या है, सिटीजनशिप एक्ट के तहत इसको तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल framed in 2003, NPR is the first step towards compilation of National Register of Indian Citizenship। तो 2003 में है ना सिटीजनशिप रूल फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट स्टेप लिया गया था कंपाइलेशन का, किसका, NRC का। हम लोग यदि बात करें NRC और NPR के डिफरेंस के बारे में, तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई 2003 में ऐसा पहला रूल आया था। इसके बाद सेक्शन 14A वाज इंसर्टेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955। 14A ऐड हुआ, क्या था ये, इन 2004, प्रोवाइडिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टू इश्यू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कि 14A के तहत सभी को आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा। प्रत्येक भारत के जो सिटीजन हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा। टू हिम और हर इट इज ऑल्सो सेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ NRC। एक स्टेट गवर्नमेंट NRC को मेंटेन कर सकती है जैसा असम करता है, ऐसा एनी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, ये है NRC। अब देखिए, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो NPR का जो हेड है वो कौन है, क्योंकि नेशनल लेवल पे है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। आफ्टर ए लिस्ट ऑफ रेजिडेंट इज क्रिएटेड NRP, अ नेशन वाइड NRC कुड गो अबाउट वरिंग द सिटीजन फ्रॉम द लिस्ट। तो NRC जो है उससे बहुत बड़ा एक खतरा है, यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि उन्हें उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा जो उस दायरे में नहीं आते, विशेषकर 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत नहीं आते। द रजिस्ट्रार जनरल इज ऑल्सो कंट्री सेंसस कमिश्नर। यहाँ पर ये रजिस्ट्रार जनरल ही कौन होता है, हमारी जनगणना का कमिश्नर, आयुक्त भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं थ्योरेटिकली। तो इस प्रकार से जो इलीगल माइग्रेशन है भारत में उसको रोकने के लिए स्ट्रिक्ट NCR इत्यादि भी लाया जा रहा है जो कि असम में है, राइट। चलिए, ये कुछ ग्राफिक्स में आपसे बात करना चाहता हूं। एज वी नो दैट टुडे इज 3 जनवरी और अभी क्या है, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब होता है, देखिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं और अच्छे से बता देता हूँ। ये सन है, तो हमारी पृथ्वी का जो कर्व है ना, आप हमेशा याद रखेंगे वो कुछ इस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से, आपको अभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा हूँ।
तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो सूर्य से सबसे नियरेस्ट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पेरीहेलियन, और जो फारदेस्ट पॉइंट है दिस पॉइंट इज नोन एज एपीहेलियन। ठीक है, एपीहेलियन कब होता है? हमेशा जब 4 जुलाई आती है, उस समय पृथ्वी सन से अधिकतम दूरी पर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस। और यहाँ पर जब पेरीहेलियन होता है, सन से मिनिमम दूरी होती है। कभी भी याद रखना, इसका कहीं पर भी ऋतुओं या यूं कह लीजिए जो वेदर है, मानसून है, नॉट एग्जैक्टली मानसून, हम वेदर की बात करें तो वेदर जो चेंज होता है वो इस डिस्टेंस के कारण नहीं, ये हमारी अर्थ के 23.5 डिग्री पर झुके होने के कारण है। क्योंकि एक बार तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि अर्थ ऐसे टिल्टेड है यहां पर, राइट, ऐसे टिल्टेड है इन दिस प्लेस, यदि अर्थ ऐसे टिल्टेड है और एक जगह ऐसे टिल्टेड है, तो यहां पर यदि मैं इसको अर्थ मान रहा हूं और एक बार इसको अर्थ मान लेता हूं, तो आप क्या देखते हैं, सन की डायरेक्ट जो किरणें हैं वो कर्क रेखा या लाइन ऑफ कैंसर पर पड़ रही है। वहीं हम लोग बात करें कि यदि 6 महीने के बाद, अराउंड लमसम 6 महीने के बाद यदि हम बात करें, तो सन की डायरेक्ट जो रेज हैं वो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, और यही वो रीज़न है कि ऋतुएं बदलती हैं। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर सूर्य का कोण, जब सूर्य जो है सूर्य से पृथ्वी 23.5 में, यहाँ पर जो ये एंगल है इट इज़ रिगार्डिंग लाइन ऑफ कैंसर, और यहाँ पर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न उल्टा हो जाएगा। तो आर्कटिक व्रत, ये सब आपको सर्कल्स पता होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, पेरीहेलियन 3 जनवरी को होता है जो आज की डेट में है, और एपीहेलियन 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को किस देश का स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर सूर्य से दूरस्थ स्थिति एपीहेलियन, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आप देख रहे हैं, 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर। जबकि सन का जब पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को, तब सन जो है नियरेस्ट होता है। अब आप देखेंगे 14.71, 15.21, लगभग 50 लाख किलोमीटर जो है उसका अंतर है, राइट, 50 लाख किलोमीटर का अंतर है अराउंड। लेकिन इससे टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, क्योंकि सूर्य तो बहुत ज़्यादा दूर है। सो पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति नियरेस्ट 3 जनवरी दूरी ये, एंड फारदेस्ट जो होती है सबसे दूर होगी 4 जुलाई को 15.21, लगभग जो है ये 50 to 60 लाख किलोमीटर का ये जो डिफरेंस है, राइट, वह जो है इसका मौसम पर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। मौसम का इम्पैक्ट जो है अर्थ, 2 रीज़न है, एक तो अर्थ सन के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रही है, और दूसरा कभी वो ऐसे टिल्टेड है और यहाँ पर वो ऐसे टिल्टेड है, और इसीलिए क्या होता है जो है कभी लाइन ऑफ कैंसर, कभी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसीलिए क्या होता है अर्थ पर वेदर पैटर्न चेंज होता रहता है। तो ये 2 रीज़न है, आपको ये बात याद रखनी है। पृथ्वी जो है अपने पूरे 1 वर्ष के जो पूरा जो चक्कर है उसमें लगभग 96 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी चलती है, 96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी चलती है, याद रखेंगे। ये जो पूरा इसका जो ये एरिया है 96 करोड़ किलोमीटर का है, ठीक है, जिस पर पृथ्वी पूरा ट्रैवल करती है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर हो रही होंगी, यस और नो, ठीक है। चलिए अब हम आ रहे हैं कुछ और पॉइंट्स पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए RCEP में इंडिया वाज करंटली नॉट द पार्टिसिपेंट। हमको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि वी शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस RCEP, बट इंडियन मार्केट जो है यहाँ पर अदर कंट्रीज जो है जैसे जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्या क्लैशेस रहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया से हमारा ये एग्रीमेंट हो जाए, और ये पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
अब यदि ये इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इंडिया के प्रोडक्ट अभी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते, चाइना का सारा माल यहाँ पर डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दूध वाला जो है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, तो उसका क्लैशेस देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो द आरसीपी विल कम इनटू इफेक्ट। तो आरसीपी पे बहुत सी बात हो रही थी, 1 जनवरी को ये पूरी तरह से उसमें रोल में आने वाला है। मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन के तौर पे ये कहलाता है। नाउ आरसीपी इट इज अ ट्रेड डील किसके बीच में, 10 आसियान कंट्रीज, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और उसके अलावा है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इज इट क्लियर? तो ये 5 कंट्रीज हैं, इनमें एक और ऐड कर दीजिए, इंडिया, उसे भी चाहते थे बट ये एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या है एम, यहाँ पर टैरिफ को कम करना, ओपन अप ट्रेड एंड सर्विसेज एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट, आपस में देश एक दूसरे में प्रमोट करें इमर्जिंग इकोनॉमी, कैचअप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो ड्रैगन इकोनॉमी है 10, इसके अलावा जो 5 देश हैं वो तेजी से ग्रो करें, है ना। जो इकोनॉमी जो है एक्सचेंज होने से क्या होता है कि तेजी से मार्केट में फ्लरिश उत्पन्न हो जाता है, फ्लरिश का मतलब वो बढ़ने लगता है। टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कंपनी, वो इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करना स्टार्ट कर देंगी। इट ऑल्सो टच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट विल नॉट कवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेबर लॉ। यहाँ पर ये जिस तेजी से कैपिटलिस्टिक ग्रो होंगे, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और लेबर लॉ वो साइडलाइन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिंटिंग मनी की बात चल रही है, पैसा कमाना है कंपनीज को। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, आरसीपी 30% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रखता है, और यहाँ पर जीडीपी की बात करें 26.2 ट्रिलियन, नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/3 जो है उसके पास इतना पैसा है। 2.2 बिलियन पीपल हैं जिसमें मेनली चाइना के हैं 1.4 से ज़्यादा। अंडर आरसीपी 90% ट्रेड टैरिफ विद इन द ब्लॉक विच इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड, 90% जो ट्रेड टैरिफ है उसको हटा दिया जाएगा। आरसीपी इज ऑल्सो सेट कॉमन रूल अराउंड ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ई कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर ये देखना तेजी से इकोनॉमी, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं एक नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी आपस में इतने ज़्यादा एक्सचेंज करने के कारण, आपको मैं बता दूं जबकि चाइना, जापान इतने क्लोज कंट्री है बट इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंडिया और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का किसके साथ हुआ था? श्रीलंका के साथ। आई हैव कवर्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर 1998 में। तो यहाँ पर जापान, वियतनाम, तो यहाँ पर जो ये 10 कंट्री हैं, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, है ना, लाओपीडिया एंड म्यांमार, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड। तो वह इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए इंडिया ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑफ द कंसर्न इट वुड ओपन अप चाइनीज गुड्स, और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी वाले ऑलरेडी वाइड ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के साथ, पहले ट्रेड इम्बैलेंस है, अब टैरिफ हटा देंगे तो पूरा का पूरा माल उसका डंप हो जाएगा, इंडियंस को बहुत चीपर में मिल जाएगा, हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। नीड फॉर इंडियाज प्रेजेंस इन आरसीपी, क्या ज़रूरत थी कि भाई भारत को वहाँ पर होना चाहिए था। ये एक इंडिया हैड ए क्रूशियल रोल टू प्ले हेल्पिंग रीजन बिल्ड एन इंक्लूसिव आर्किटेक्चर एट टाइम ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल इनस्टेबिलिटी। यहाँ पर पूरे के पूरे रीजन को, हमारी सॉफ्ट पावर है और हम सभी देशों को मदद करते हैं, आपको हमेशा पता होगा। सच ट्रेड पैक्ट विल ऑल्सो गिव इंडियाज कंपनीज टू ए प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्ट्रेंथ अक्रॉस द लार्जर मार्केट। तो यहाँ पर हमारी कंपनीज जो हैं उन्हें एक लार्जर मार्केट मिलता, वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करती। बिसाइड, लेकिन क्या होता है जो लघु मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं उनको बहुत नुकसान होता है। बिसाइड्स राइजिंग यूएस चाइना टेंशन डीपली वरिंग फॉर रीजन विद पेंडेमिक रिजल्टेड हाइटेंड टेंशन। तो पेंडेमिक के कारण लगातार और भी ज़्यादा ये इनके बीच में बढ़ता जा रहा है। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। ग्लोबल जीडीपी का 28% है और ग्लोबल ट्रेड का 28% है,
और 30% ये है ग्लोबल पॉपुलेशन का यहाँ पर रहते हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसके सामने? यहाँ पर देखिए यूएस का पार्टिसिपेशन नहीं है और बीजिंग जो है अकेला मेन रोल में यहाँ पर नीति निर्धारक है, सॉलिडिफाई कर रहा है। इकोनॉमिक गेन विल टेक लॉन्ग टाइम टू मेटेरियलाइज। इकोनॉमिक गेन जो है बहुत लंबा समय ले रहे हैं, है ना, मेटेरियलाइज करने में, है ना, थोड़ा समय लग रहा है इसमें इन चीज़ों को घटित होने में। वाइल द बिग एशियन इकोनॉमीज विल एन्जॉय, ये जो बड़ी इकोनॉमी है जैसे चाइना है, जापान है, इनको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। आरसीपी में लीड स्मॉलर कंट्रीज विद इन आसियान एट डिसएडवांटेज, इनको नुकसान होगा ओवरऑल। द ट्रेड डील डजेंट कवर देयर मेजर इंडस्ट्री, क्योंकि ट्रेड डील उनकी मेजर इंडस्ट्री को कवर नहीं करती है। तो एक ये जो कुछ बहुत से क्लॉजेस थे उन सबको हमने बोला था, प्रोटेस्ट किया था कि भाई आप इन बातों को मान लें तो हम उसमें ऐड होने को तैयार हो जाएंगे। तो द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार करंटली बेनिफिटेड फ्रॉम इंटर एशियन ट्रेड। इंटर एशियन ट्रेड से इनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आरसीपी के बाद इनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनके पास जो जिस प्रकार से फैसिलिटीज़ हैं वो इस लेवल पर भी इनके पास लार्ज स्केल पर नहीं है। द स्मॉलर आसियान कंट्रीज में ऑल्सो लूज some their benefits from trade preference program and that allow export tariff free product outside ASEAN including South Korea and Japan। तो यहाँ पर क्या है, अलाउ करेगा कि वो टैरिफ फ्री साउथ कोरिया, जापान में भी ये भेज पाएंगे, राइट। अभी आपको याद आ रहा होगा स्टारलिंक जो है, आपको पता ही है बहुत लार्ज स्केल पर लगभग 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट फ्री में, या फिर एक है ना जो नॉट फ्री में एग्जैक्टली, स्टारलिंक के लिए आपको डेडिकेटेड जो है एक कनेक्शन लेना होगा और वो भी परचेज करना होगा। तो स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क फंडेड एरोस्पेस कंपनी है, राइट। और टू स्टारलिंक यहाँ पर तियांगोंग स्पेस स्टेशन और स्टारलिंक सैटेलाइट्स। तो ये स्टारलाइट्स जो है, स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क के द्वारा जो है लगातार भेजी जा रही है, कई हंड्रेड्स में से भेजा जा चुका है। वाई चाइना अप्रोच यूएन, यूएन के अंदर इसलिए गया क्योंकि आउटर स्पेस ट्रेटी के तहत इफ़ एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी यदि किसी को नुकसान पहुंचाती है तो उस केस में ये ओपन स्पेस ट्रेटी के अंडर में आता है। नोन एज ट्रेटी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़? एक्सप्लोरिंग यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो वहाँ पर किसी का हक नहीं है, जिस प्रकार से अंटार्कटिका पर कोई कंट्रोल नहीं भूल सकता है। इन द सेम वे द मल्टीलेटरल ट्रेटी अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, ये यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट भी की थी। की प्रोविज़न क्या है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ ट्रेटी, नेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए? नेशनल स्पेस एक्टिविटी वेदर कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में हमने किसकी बात करी अभी? स्पेस एक्स की बात की। स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक है, भले ही वो कुछ भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूएस। दैट मीन्स यूएस कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ यूएस बेस्ड एरोस्पेस फॉर्म स्पेस एक्स फाउंडेड बाय इलॉन मस्क। अब देखिए क्रैकडाउन क्यों नहीं हुआ? इलॉन मस्क अब तक तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस ही कर रहे थे, इवेजन नहीं कहेंगे, अवॉइडेंस कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़े राशि को चुकाने की बात की। कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पर यूएस के द्वारा इनको बैक किया जा रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7 के बारे में, राइट। इससे पहले हमने आर्टिकल 6 के बारे में बात की थी, किसके? ओपन स्पेस ट्रेटी जो है, ओपन स्पेस ट्रेटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ये यूएन के द्वारा जो लाई गई है, ये एक्चुअल में अमेरिका में पहली बार जो भेजे गए थे स्पेस में शटल्स, उसके बाद में इसे लाया गया था कि अंतरिक्ष जो है इस प्रकार से गवर्न होगा, है ना, स्पेस। 6 कहता है स्टेट दैट नेशन विल बी लाइबल टू डैमेज कॉज्ड बाय, मान लीजिए कोई भी नेशन है, इलॉन मस्क है, तो ये अमेरिका लाइबल होगा स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए, सच एज सैटेलाइट्स, यदि कोई नुकसान होता है तो। मिशन शक्ति भी जब हमने किया था तब भी आपको याद आ रहा होगा कि साइंटिस्ट जो नासा के थे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लेम किया था कि भाई ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में स्पेस वॉर की जो भविष्य के वॉर की बात है उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सो आर्टिकल 5 क्या कहता है? ट्रेटी का रिक्वायर्स पार्टी टू इमीडिएटली इन्फॉर्म अदर पार्टीज ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल
उनको पार्टीज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा यूएन सेक्रेटरी जनरल को एनी फिनोमिनॉन दैट डिस्कवर्ड आउटर स्पेस विच कुड कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू द लाइफ। आपको याद आ रहा होगा अभी 5 अलग अलग एस्ट्रॉइड भी पृथ्वी के पास से गुजरने वाले, जिसमें से एक की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो शायद पृथ्वी पर टकरा जाए, और इसके लिए उसका पूरा टाइम फ्रेम कैलकुलेशन करके इनकेस यदि वो वाकई में टकराएगा तो स्पेस में उसको ध्वस्त कर दिया जाए, ऐसा प्रोविज़न भी बनाया जा रहा है। तो ट्रेटी के जो 7th, 6th और 5th पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। हाउ डज यूएन हेल्प विद स्पेस इश्यू? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर was created to service ad hoc committee on peaceful use of outer space। यहाँ पर पीसफुल यूज़ की बात कही गई है, और ये कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई? 1958 के बाद, जब पहला स्पुतनिक 1, स्पुतनिक किसका है? स्पुतनिक जो है वो रशिया का है, तो इन्होंने ये ट्रेटी बनाई। इट हैज़ बीन सर्विंग एज अ फोकल पॉइंट फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। यहाँ पर पीसफुल एक्सप्लोरेशन आउटर स्पेस का ये जरूरी है। आउटर स्पेस ट्रेटी कब आई थी? 10 अक्टूबर 1967 में। प्रिंसिपल एम्बॉडीड इन ट्रीटी हैज़ फैसिलिटेटेड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ इन आउटर स्पेस। व्हाट कंसर्न नाउ? यहाँ पर क्या कंसर्न है? तो देखिए, कंसर्न की बात करें तो स्पेस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अकर्ड इन पास्ट, विल मोस्ट लाइकली कंटिन्यू टू हैपन फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ पर जो स्पेस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो अभी पास्ट में हुए हैं वो भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं, है ना, भविष्य में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्टिविटीज स्पेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टीज। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। चाइना अपने स्टेशन को 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लेगा। तो काफ़ी छोटा है वैसे ISS से, क्योंकि ये तो 5-6 देश मिलकर बनाया था उन्होंने, लगातार इंस्ट्रूमेंट भेजे थे। और वहीं लगभग 30,000 के करीब सैटेलाइट्स जो हैं वो स्टारलिंक के द्वारा भेजी जाएगी। तो अर्थ ऑर्बिट कैन बी रीच्ड स्पीड, और आपको पता है कि ये जो सैटेलाइट होती है लो अर्थ ऑर्बिट में होती है 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जो है ना वो लगभग 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, नॉट यस 7 किलोमीटर पर सेकंड, यस बिल्कुल सही है, 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर स्पेस एक्स इंटरनेट सैटेलाइट क्या है? 550 किलोमीटर या अबाउ, यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में। इंक्रीजिंग गेटिंग क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाला है, और अब तक जो है लगभग हंड्रेड्स ऑफ में 1900 स्टारलिंक सैटेलाइट लगा भी दिए गए। इसके लिए डेडिकेटेड क्या है, जो कम्युनिकेशन, जैसे जिस प्रकार से हमारे घर में छतरियाँ लगी होती हैं, तो उसी प्रकार की डेडिकेटेड ये हमें जो है लेनी होगी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये नॉर्मली किस एरिया में लगेगा? जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस का कोई फैसिलिटी नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूँ लेह में, नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। यदि मैं बात करूँ अंटार्कटिका में जो हमारे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, है ना, हमारे साइंटिस्ट, तो वो स्पेस एक्स की इन सैटेलाइट का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। So thousands of satellites will make up network called Starlink। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इतने ज़्यादा नेटवर्क बन जाएंगे तो स्पेस डेब्री बन जाएगा। कल जब ये सैटेलाइट वेस्ट हो रही होंगी तब ये समय समय पर जो है गिरना स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताइए पॉइंट नीमो क्या है? स्पेस एक्स इज प्लानिंग टू स्टार्ट बीटा टेस्टिंग भी उसने कर दी है, राइट। और सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट कुड मेक द इंटरनेट 40 टाइम्स फास्टर। तो सैटेलाइट जो है सैटेलाइट कुड मेक द इंटरनेट 40 टाइम फास्टर, मतलब जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग स्टेशन एंड इज सेट ऑपरेशनल फॉर, ये 10 साल तक के लिए रहेगा। हम अपना स्पेस स्टेशन 2030 तक लगा चुके होंगे, राइट। इसके लिए हम लोग गगनयान मिशन को 2022 के एंड तक भेजेंगे। ऑपरेट इन लो अर्थ ऑर्बिट, और ये 340 से 350 किलोमीटर पे ये चलता है। सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस स्टेशन के? ये अपने आप में क्या होती है? लो अर्थ ऑर्बिट पर वुड कंट्रीज आई फ्रॉम स्काई प्रोवाइडिंग अराउंड द क्लॉक बर्ड आई व्यू ऑफ इट्स एस्ट्रोनॉट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया पे नज़र भी रख पाते हैं, साथ ही साथ ग्रेविटी जो है ना वहाँ पर लो ग्रेविटी होती है, उसका प्रयोग करके यदि हमें कहीं भविष्य में
मार्स पर जाना है, मून पर जाना है, तो उसके लिए भी ये मदद करते हैं, ट्रेनिंग के तौर पे भी काम करते हैं। और माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है। चाइना का जो ये तियांगोंग है उस पर एक रोबोटिक आर्म है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दिस रोबोटिक आर्म कैन ग्रैपल आर सैटेलाइट्स, तो उसको वो पकड़ सकता है, उससे दिक्कत आ जाएगी। तो आउटर स्पेस स्टेशन क्या है, देखिए द ओनली स्पेस स्टेशन करंटली ऑर्बिटिंग वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तियांगोंग भी लग चुका है, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा इनके द्वारा बनाए गए। चाइना ने 2 प्रीवियसली स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में भेजे थे, टियांगोंग 1, 2 ट्रायल के तौर पे। इंडिया भी 2030 तक अपना ये इस प्रकार का सैटेलाइट को भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लगभग 430 किलोमीटर, 430 किलोमीटर, 7.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। और है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है ना, दुनिया का सबसे भारी भरकम स्पेस में घूमने वाली वो बॉडी है ना। और ये 52 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंडेड है। कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है वो यहाँ पर दिखाया गया। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज आपको पता होंगी 8 है। इस बार हमने बहुत स्लोएस्ट पेस देखा, 3.1 का 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन होती है। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अभी क्या देखा गया, बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिली है नवंबर में, इंडिकेटिंग स्लोइंग मोमेंटम इन इंडियाज इकोनॉमी, है ना, कि भारत की इकोनॉमी में गिरावट है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो पूरी इंडस्ट्रीज है उसका 40% हिस्सा रखती है ना। और यहाँ पर बस एक क्रूड ऑयल को छोड़ दो और सीमेंट को छोड़ दो, सभी में जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखी है, लेकिन क्रूड ऑयल और सीमेंट में कम ग्रोथ देखने को मिली, बाकी सब में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेट अकेले इन 8 का होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का, याद रखना, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील। स्टील से तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि इंडस्ट्री में कितना बूम है, क्योंकि स्टील का ग्रोथ तभी बढ़ेगा, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगा जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, है ना। फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट जिसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्रूड ऑयल कम क्यों है भाई, क्रूड ऑयल तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, है ना। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट से हमको एक मार्जिन भी मिलता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, is an indicator that measures change in the volume of production of industrial production during given period, कि कितना चेंज आया अलग अलग जो ये कोर सेक्टर्स हैं इनमें। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO जो कि आती है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, उसके द्वारा ये मंथली पब्लिश किया जाता है। और नवंबर का जो ग्रोथ देखा वो हमने देखा कि एक स्लो पेस से ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर वैसे भी स्लो पेस से ग्रो कर रहा है। हमारा जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। इंडिया का सर्विस सेक्टर वो हमेशा 7, 8, 10, 12, 15 इस रेंज में होता है। ठीक है, इंडस्ट्री भी भारत में यदि ग्रोथ बहुत तेजी से करने लग जाए और भारत में जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग किस में हैं इन्वॉल्व, प्राइमरी सेक्टर, इनको यहाँ पर लाया जाए, यहाँ पर लाया जाए। इसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, इसके लिए कुशल कंपनी की आवश्यकता है, कुशल सबसे बेसिक दैट इज कौशल इंडिया जो है ना, उनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, राइट। इसके अलावा सबसे खास बात है, इंडिया में जो सबसे बड़ी कमी है वो फंडिंग की कमी है भारत में। इसीलिए इंडिया चाहता है कि जो FDI आए वो बहुत ज़्यादा है। FDI लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है और FII क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम हमेशा FDI को चाहते हैं, मेजर बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज लगें और यहाँ पर जो ये प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी की तरफ मूव करेंगे। उससे ओवरऑल क्या होगा, भारत की ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी। सो इट इज़ कंपोजिट इंडिकेटर, कौन, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें जो कोर सेक्टर है वो उसकी ग्रोथ जो है वो क्या बताती है,
इंडिकेटर मेजर द ग्रोथ रेट कि कितना ग्रोथ चल रहा है इंडस्ट्री ग्रुप में ओवरऑल, ठीक है, उसका 40% तो ये अकेले ही है, बेस के तौर पे काम करते हैं। ब्रॉड सेक्टर नेमली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेस्ड सेक्टर कौन कौन से? बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बात करें। बेस ईयर IIP 2011 to 2012, राइट। 1 सेकेंड, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस और ऑफ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पस। पॉलिसी मेकिंग के लिए IIPs है ना। जब RBI की बात करें तो जब वो रैपो, रिवर्स रैपो रेट, पॉलिसी नीतिगत दरें, पॉलिसी रेट्स जब निकालता है ना, आपको पता है ना RBI के 4 अलग अलग रीजन में उसके सब ऑफिसेज हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो यहाँ से जब ये इनपुट्स लेते हैं तो इसमें IIP का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसमें कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी इससे जो है रिलेट करता है। तो यहाँ पर RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए इसका प्रयोग करती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिमेन एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस GDP एस्टिमेट। तो इनके एस्टिमेशन में भी ये मदद करता है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको आज का बहुत ही सिंपल और लुसिड भाषा में ये जो है सेक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लिस्टर क्लियर टू यू। Now I stop here today. We'll meet in the next lecture. Till then, keep learning, keep watching The Catalyst. Thank you so much. Jai Hind.